तो हम लोगों ने अब तक पार्ट 1 खत्म कर लिया चैप्टर 10 का। यह है पार्ट 2 चैप्टर 10 का, क्योंकि हमें आपकी समझ विकसित करनी है, ना कि बमबारी करनी है फैक्टों की। तो हम लोग चैप्टर 10 का पार्ट 2 में पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को, जैसे सिखों के विषय में, मराठों के विषय में और साथ ही साथ जाटों के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर 9 में देखा कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म को प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें विभिन्न गुरुओं ने अपनी वाणियों को जोड़ा, उपदेशों को जोड़ा और एक पुस्तक के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में गुरु गोविंद सिंह ने उसको एक स्थापित कर दिया। ठीक है, वहीं से गुरुओं की सेवा, ठीक है, पद्धति खत्म होके उसी गुरु ग्रंथ साहिब को क्या मान लिया गया, गुरु के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। अब जो गुरु होते थे पहले क्या करते थे, वो लोग धर्म का प्रचार करते थे, अपने उपदेशों को बताते थे, ठीक है, ज्ञान की बातें करते थे। लेकिन अब सारा ज्ञान को समेट कर कहाँ रख दिया गया, गुरु ग्रंथ साहिब में। तो उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में भी क्या किया, अपना हाथ आजमाया। जो सिख का प्रांत था, पंजाब था, ठीक है, पंजाब था या उसके आसपास का जो क्षेत्र था, पंजाब, लाहौर, ठीक है, वही क्या था, सिखों की राजनीतिक राजधानी थी। ठीक है, तो जानते हैं 17वीं शताब्दी में राजनीतिक समुदाय के रूप में सिख क्या हुए, उभरे थे। कब, 17वीं शताब्दी में। और उन्होंने एक क्षेत्र के रूप में उस पर कब्जा किया कि यह हमारे एक विशिष्ट क्षेत्र होगा जहाँ पे हमारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियाँ संचालित होंगी और यहीं से विभिन्न क्षेत्रों पर हमारा अधिकार होगा। ठीक है, 1699 खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया और खालसा पंथ की स्थापना के साथ ही साथ उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में इधर अपने पड़ोसी राजपूतों से लोहा लिया। ठीक है, राजपूतों के विभिन्न शासकों को हराया और साथ ही साथ मुगल जो सूबेदार थे उनसे भी बहुत जमकर टक्कर लिया और मुगलों को वहां से खदेड़ दिया और अपने अस्तित्व को बचाए रखा। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, ठीक है, देखिए 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था, क्या कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। क्या कहा था, यह हमारे सिखों की बहुत अधिक पहचान क्या है कि वह अकेला ही 100 लोगों के बराबर होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने अपने धाक को जमाने का इसको कहकर कहा था कि ये जो खालसा है वह पूरे दुनिया पर राज करेगा। उसी के बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई 1708 में। 1708 में मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने उनकी बागडोर को संभाला और खालसा पंथ के अंडर में पूरे राज्य को क्या किया, संचालित किया। और गुरु नानक देव साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह के नामों के सिक्के भी गढ़े। और सिक्के गढ़ने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो राज्य है वो क्या हो गया है, स्वतंत्र हो गया है और हम इसके एक छत्र क्या हो गए हैं, राजा हो गए हैं। इस पे किसी और का अधिकार नहीं है। यही है सिक्का गढ़ने का एक मुख्य उद्देश्य। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बनाया गया। देखिए मुगलों ने 1715 में, ठीक है, 1715 में मुगलों ने बंदा बहादुर को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद उनको अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं देने के साथ ही साथ 1716 में मौत के घाट उतार दिया गया। कब उतारा गया, 1716 में उनको मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को, देखिए पहले देखिए 17वीं जो 18वीं शताब्दी है, 17वीं में वो लोग अस्तित्व में आए और 18वीं में उन्होंने अपने आप को मिसलें क्या चीज़ होती थी, एक समूह होता था जिसमें कुछ लोग होते थे और वो राजनीतिक धार्मिक क्रियाओं को करते थे, जत्थे होते थे। उन रूपों में क्या किया, अपने आप को संगठित किया, जिनको क्या कहा जाता था, दल खालसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दल खालसा कहा जाता था, जत्थों और मिसलों के लोगों को। अमृतसर में बैसाखी के दिन या फिर कुछ विशिष्ट जो त्यौहार होते थे उस दिन क्या होता था, अमृतसर में इन लोगों की बैठक होती थी, जो जत्थे होते थे, मिसलें होती थी, इन सभी के जो सेना नायक होते थे, ठीक है, समूह के अधिकारी होते थे, उन सभी का क्या होता था, यहाँ पे बैठक होती थी और एक मत से किसी चीज पर वो लोग अपना प्रस्ताव रखते थे और उसी को क्या कहा जाता था, गुरु मत्ता कहा जाता था, गुरु का प्रस्ताव कहा जाता। जैसे मैं इस क्षेत्र में आक्रमण करूंगा, हाँ भाई आप भी सहमत हैं, हाँ आप भी सहमत हैं, हाँ, तो इसी को क्या कहा जाता है, मत। सुझाव जो दिया जाता था उस पर मत रखे जाते थे, विचार विमर्श हुआ जाता था। फिर उसी के बाद क्या होता था, गुरु मत्ता की होती थी, गुरुमत्ता की स्थिति आती थी। गुरुमत्ता मीन्स होता है गुरु का प्रस्ताव के रूप में उसको मान्यता दे दी जाती थी और उस पर कार्य किया जाता था स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने साथ ही साथ एक राखी व्यवस्था भी चलाई थी। राखी व्यवस्था क्या थी, राखी व्यवस्था एक कर की व्यवस्था थी जिसमें 20% कर लेकर किसानों को उनकी सुरक्षा दी जाती। जैसे
आपने देखा होगा ना कि मुंबई में लिया जाता है, हफ्ता लिया जाता है कि हफ्ता लेते हैं, और क्या होता है मूवीज़ में उनको सुरक्षा देते हैं कुछ गुंडे लोग। उसी तरह यहाँ पे भी होता है, इनको गुंडा नहीं कहेंगे हम लोग, भारतीय धर्म को बचाने के एक नायक कहेंगे, ठीक है। इन्होंने 20% कर के रूप में वहाँ से पैसा लिया या फिर कह लीजिए अनाज लिया, और उनको क्या दिया, संरक्षण दिया। ये कौन सी प्रथा थी? राखी प्रथा। कौन सी? राखी प्रथा, इसी को कहा जाता है। कौन सी प्रथा? राखी प्रथा। खालसा ने मुगल सूबेदार व अब्दाली का विरोध किया। देखिए अहमद शाह अब्दाली जो था, ठीक, हमने अभी बताया है 48 से 61 के मध्य उसने 5 बार भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे आक्रमण किया था। यही उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, और आक्रमण करके उसने सरहिंद जो कि पंजाब का एक क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया था। वहाँ पे मुगल पहले थे सूबेदार, उनको भगा दिया मुगलों को, तो वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो जो जाट थे, जाट तो नीचे थे, फिर उसके साथ ही साथ जो सिख थे, वह सिखों ने भी इनका क्या किया, बहुत अधिक विरोध किया, और विरोध के साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी क्या कर दिया, योजना बना के वहाँ पे अपने सिक्के गढ़ दिए। सिक्के गढ़ने का अर्थ भी हमने बताया, वहाँ पे औपचारिक रूप से क्या कर देना, शासन को सुदृढ़ कर देना। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़ा, ठीक है, और सार्वभौम शासन की व्यवस्था चालू कर दी। सार्वभौम मीन्स क्या होता है, जितनी भी भूमि है, ठीक है, उस पर शासन होना ही सार्वभौम शासन कहलाता है। उसकी व्यवस्था चालू कर दी। और ये जो सिक्के थे वह सेम वही सिक्के के रूप में थे जो कि बंदा बहादुर ने अपने समय में चालू किए थे, जिसको 1716 में मार दिया गया था, ठीक है। सेम वही शब्द थे, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद जी के चित्र थे, उसी पे उत्कीर्ण किए गए थे, ठीक है। फिर देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों का संगठन टूटने लगा। फिर उसी बीच हुए महाराजा रणजीत सिंह। कौन हुए? महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने यहाँ के विभिन्न जो सूबेदार थे या भी कह लीजिए छोटे छोटे शासक थे जो सिख साम्राज्य के आसपास के या फिर उसी संबंधित जो शासक थे, वो छिटपुट बिखरे हुए थे, उनको क्या किया, एकत्र किया, और एकत्र करके उनमें एकता का संचार किया। एकता का संचार करने के साथ ही साथ 1799 में, कब? 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी बनाया, और मुगलों को बार बार परास्त किया, अपमानित किया, और फिर ब्रिटिशों से भी क्या किया, लोहा लिया। तो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं मराठा राज्य के विषय में। अभी तक हमने जानकारी प्राप्त किया है सिखों के विषय में, ठीक है। तो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं मराठों के विषय में। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। किन किन के साथ किया था? मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार, जिनको कहा जाता है देशमुख, की सहायता से एक स्थायी राज्य के रूप में उसको मान्यता प्रदान की, ठीक है। ये वाला क्षेत्र महाराष्ट्र या फिर उसके आसपास का क्षेत्र क्या था, शिवाजी के अधीन उस समय हुआ करता था। कृषि पशुचारक, जिनको कहा जाता था कुणबी, मराठों की सेना का मुख्य आधार बन गए। देखिए जो पशुचारक थे, ठीक है, उनके पास कोई कारोबार तो था नहीं, वो ऐसे दिन भर चारा वारा चराते थे भैंसों को या फिर गायों को, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनको एक संगठन के रूप में संगठित किया गया, और उनका युद्ध कौशल में बहुत ही निपुण बनाया गया, और तभी तो उन लोगों को उस इलाके के बहुत ज़्यादा नॉलेज था, और उन्होंने गुरिल्ला पद्धति, ठीक है, छिपकर वार करने की पद्धति का विकास किया। उसमें किसकी सहायता बहुत ज़्यादा अधिक थी? इन लोगों की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गए थे। कौन थे? पशुचारक जो थे। यही लोग तो उस इलाके को जानते थे। इनको सेना में भर्ती किया गया और इनको कुशल बनाया गया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों को जीत सके। शिवाजी की मृत्यु के बाद, ठीक है, शिवाजी की मृत्यु का भाई 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मराठा शासन की प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार में रहे, ठीक है। चित्पावन ब्राह्मण कौन थे? ये बाद में पेशवा कहलाए, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अष्ट प्रधान में इनकी एक अलग पहचान हुआ करती थी, क्योंकि ये थे पेशवा। ये चित्पावन ब्राह्मण, ठीक है, जो चित्पावन ब्राह्मण थे, यह शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा, क्या चीज़, पेशवा क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। पेशवा को प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता प्रदान थी, क्योंकि शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधानों की एक व्यवस्था थी जो शिवाजी को सलाह मशवरा देती थी, ठीक है, सेना के कार्यों में मदद करती थी, शासन के कार्यों में मदद करती थी, और शासन पूरे साम्राज्य में चलाने में हेल्प करती थी। वही अष्ट प्रधान थे, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देते थे कौन? चित्पावन ब्राह्मण, इनको पेशवा कहा जाता था। पुणे मराठा राज्य की राजधानी थी। कौन थी? पुणे, ठीक है। पुणे जो थी वह मराठा राज्य की राजधानी थी। पेशवा, जो पेशवा थे, मुगलों के किलों पर हमला न करके चुपचाप शहरों और कस्बों में हमला बोलते थे। देखिए
सीधा सीधा आप अगर दीवार से टकराएंगे तो आपको दर्द तो होगा ही, क्योंकि सीधा सीधा दीवार खड़ी है। आप धक्का मारेंगे तो क्योंकि पूरा फोर्स से परावर्तित कर देगा तो लग जाएगा आपको। अगर उसी को आप किनारे किनारे से तोड़ते आइए, आप किनारे किनारे से जब तोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप किनारे किनारे से तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा, आपको आसानी से वो टूट जाएगा और उस पर आप कब्जा कर सकते हैं। इसे क्या कहा गया, छापामार युद्ध नीति, या कहा गया गुरिल्ला युद्ध नीति कहा गया। ठीक है, यही क्या कहलाई, छापामार युद्ध नीति या फिर गुरिल्ला युद्ध नीति। छिपकर वार करने को कहा जाता है गुरिल्ला नीति। 1720 के दशक तक, ठीक है, कब, 1720 के दशक तक मुगलों से मालवा व गुजरात को छीन लिया गया। ये मालवा वाला पठार क्या है, ये मालवा है, ठीक है, और ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है। इसको क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। किनसे, मुगलों से। किसने छीना था, शिवाजी के अनुयायियों में, या के लिए शिवाजी की सेना ने। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप में आधिपत्य प्राप्त हो गया। ठीक है, मराठा जो शासक थे वह ये दक्कन पठार है, त्रिकोण के रूप में है। ठीक है, इस दक्कन पठार में बहुत ही अधिक प्रभुत्व स्थापित हो गया इनका, और ये लोग क्या करने लगे, कर वसूलने लगे यहाँ पे अपने नियम के अनुसार। इस क्षेत्र में चौथ व सरदेशमुखी नामक कर लिए जाते थे। अब सरदेशमुखी और चौथ क्या चीज़ है, देखिए, चौथ क्या है, आपकी उपज का, ठीक है, आप दक्कन में हैं, आप दक्कन में कोई चीज़ उगा रहे हैं, आप 100% उगा रहे हैं, उसमें से जो 25% वाला भाग होगा वह कौन लेगा, मराठा साम्राज्य के जो शासक होंगे उनको दिया जाएगा कर के रूप में। और स्वरदेशमुखी क्या थी, दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता, ठीक है, जो संग्रह करता था, को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा को क्या कहा जाता है, सरदेश मुखी कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, 18वीं शताब्दी के राजनीतिक गठक में मराठा का जो गठन है उसके विषय में। अब कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। 1739 में मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर दिया। कब, मराठों ने दिल्ली पे हमला किया और उसको अपने अधीन कर लिया। और जब मराठों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो जानते ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि दिल्ली का था, केंद्रीय सत्ता का एक केंद्र था और वहीं से पूरे भारत में सत्ता का संचालन किया जाता था। जब उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो फिर उसके हाथ पैर और भी अब तो हमारे जैसा कोई है ही नहीं, तो उसने क्या किया, अन्य उसके जो क्षेत्र थे, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, उनको भी जीतना प्रारंभ कर दिया। नीति कौन सी थी, वो गुरिल्ला नीति से वो लोग हमला करते थे। ये उत्तर में राजस्थान और पंजाब, ठीक है, उत्तर में कहाँ, राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, और दक्षिण में ये पूरा प्रांत, दक्षिण में जो कर्नाटक है, ठीक है, तमिल तेलुगु प्रदेश है, आंध्र प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, इनको जीत लिया। 1761 में पानीपत का युद्ध होता है और उस युद्ध में इसको किसी भी क्षेत्र से कोई सहायता नहीं मिलती, जिस कारण से ये लोग हार जाते हैं और धीरे धीरे इनकी शासन सत्ता क्षीण हो जाती है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, अन्य शासकों से सहायता नहीं मिली, जिस कारण से इनका शासन क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। फिर किसी तरह कुछ वर्षों तक और इनका शासन चला और अंततोगत्वा इनका समापन हो गया और ब्रिटिशर्सों का क्या हो गया, भारत में कब्जा हो गया। मराठों ने प्रभावी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कृषि को प्रोत्साहित किया व व्यापार को पुनर्जीवित किया। क्या क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने किया व्यापार और किसको जीवित किया, कृषि को भी। देखो, कृषि को प्रोत्साहित करने का क्या मतलब है, आप एक खेत में कुछ उगा रहे हैं तो आप साथ ही साथ कुछ और उगाइए, दोहरी जो फसल व्यवस्था उसको लागू किया। और व्यापार को पुनर्जीवित किया, व्यापार में के लिए नए नए केंद्रों को स्थापित, नए नए केंद्रों के अंतर्गत जो देश विदेश से व्यापार करने लगे, अंतर्देशीय व्यापार होने लगा, विदेशों से व्यापार होने लगा, वस्त्रों का अधिक मात्रा में निर्यात होने लगा। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को क्या किया गया, कवर किया गया कृषि और व्यापार के क्षेत्र में। इससे क्या हुआ, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं गठन करने में संसाधन मिले। अब देखिए, पैसा होगा तभी तो आप सेना को वेतन दे पाएंगे, जमीन होगा तो आप शासन कर पाएंगे। ठीक है, शासन करने के लिए प्रजा चाहिए आपकी बातों को मानने के लिए। इन सभी चीज़ों की क्या हुई, वहाँ पे भरमार होने लगी। ठीक है, उज्जैन सिंधिया के अधीन था। ठीक है, और इंदौर में होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। किन किन के आश्रय में, इंदौर जो था वो होलकर और उज्जैन सिंधिया राजघरानों के आश्रय में फलता फूलता रहा, विकास करता रहा। जैसे चंदेरी में रेशमी वस्त्रों को पुणे में नया बाजार मिल गया। ठीक है, चंदेरी के जो रेशमी वस्त्र थे उनको कहाँ पे बाजार मिला, पुणे में।
बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच हुआ करता था, ठीक है। उनके बीच क्या था, एक लिंकेज का कार्य करता था, व्यापार का एक केंद्र था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन अब क्या हो गया, दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा लखनऊ और इलाहाबाद को मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। बुरहानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, नागपुर और पुणे के साथ इन सभी को क्या कर दिया गया, जोड़ लिया गया। इस प्रकार हम लोगों ने मराठा शक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं जाटों के विषय में। तो जाट क्या थे, एक देखिए जाट कौन थे, ये राजस्थान के क्षेत्रों में इनका क्या था, कब्जा हुआ करता था, ठीक है। एक कुशल कृषक हुआ करते थे जाट। चूड़ामल के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर, ठीक है, इनका शासन हुआ करता था। देखिए ये दिल्ली है और दिल्ली के पश्चिम में इनका शासन हुआ करता था। 1680 के दशक तक दिल्ली और आगरा पर प्रभुत्व इन्होंने स्थापित कर लिया। कब तक, 1680 के दशक तक इन्होंने प्रभुत्व स्थापित कर लिया दिल्ली और आगरा पर। जाट समृद्ध कृषक थे, क्या थे, अभी हमने बताया, समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, वल्लभ जैसे शहर क्या बन गए, व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे, पानीपत और वल्लभगढ़, ठीक है। सूरजमल के शासनकाल में, ठीक है, सूरजमल के शासनकाल में भरतपुर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इन्हीं के शासनकाल में जब अब्दुल ने, ठीक है, अब्दाली ने, किसने, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे आक्रमण किया था, तो जो दिल्ली के प्रतिष्ठित शासक थे, ठीक है, सूबेदार, मनसबदार, वो लोग भरतपुर में आके क्या लिए थे, शरण लिए थे। क्या लिए थे, शरण लिए थे भरतपुर में, क्योंकि यह बहुत सेफेस्ट जोन हुआ करता था। डींग में जाटों ने, ठीक है, कहाँ पे, डींग में जाटों ने अंबर व आगरा शैलियों के समन्वय से एक बहुत ही बड़ा बाग महल का क्या किया, निर्माण करवाया, विशाल बाग महल का निर्माण करवाया। तो अब तक हमने पढ़ लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में भारत में मराठा, फिर बंगाल के विषय में, हैदराबाद के विषय में, सिखों के विषय में, और अभी हमने पढ़ा जाटों के विषय में। तो आज की वीडियो यहीं तक। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्क्रिप्शन से गुजरते हुए आप इतिहास, भूगोल की सीरीज को जरूर पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 8 की सीरीज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, यही है बी द ब्रांड की क्लास। तो धन्यवाद।